नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक बार नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुदर्शन चक्र की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। जातक के सुदर्शन चक्र में हम कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे हम विशेष फोकस करते हैं और कैसे समझते हैं एक सुदर्शन चक्र से कि जातक का क्या स्वभाव है और उसके ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, मगर पीछे मैंने बोला था कि मैं कुछ चीज़ें अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, तो वही जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी मैं फिर से उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार मैंने डिग्री वाइज एनालिसिस नहीं की थी, तो आज पीछे हमने जैसा कि बताया था कि लग्न भी काफ़ी अच्छा मजबूत है और चंद्र कुंडली में भी बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और सूर्य कुंडली में भी कर्क में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो मैं अब डिग्री वाइज आ गया हूँ, क्योंकि जैसे हम देखें ये जो हमारी लग्न कुंडली है इसके अंदर शनि 10 डिग्री के हैं, ठीक है, मंगल 12 डिग्री के हैं, केतु 11 डिग्री के हैं और राहु 11 डिग्री के हो जाएंगे, बुध देवता 26 डिग्री के हैं, सूर्य देवता 1 डिग्री के हैं, शुक्र देवता 15 डिग्री के हैं, चंद्र देवता 14 डिग्री के हैं और बृहस्पति देवता 19 डिग्री के हैं और लग्न भी हमारा 10 डिग्री का है। तो अगर हम सबसे पहले हम लग्न की स्थिति देखें तो लग्न हमारा 10 डिग्री का है, यानी ये काफ़ी मजबूत है, ठीक है। 10 से 15 डिग्री और 16 डिग्री 17 डिग्री जो हमारा डिग्री होती है ये बिल्कुल सॉलिड डिग्री होती है और इसका मतलब ये होता है कि आपका भाव मतलब लग्न आपका काफ़ी मजबूत है। इस कुंडली में अगर हम देखें तो भाव काफ़ी मजबूत है। अगर भाव मजबूत है तो इसका मतलब जातक के ऊपर जो बीमारियों का या जो उसका असर होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जातक खुद अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा था पीछे कि मंगल काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि 12 डिग्री है, 12 डिग्री में मंगल काफ़ी मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात उच्च का भी मंगल है, क्योंकि मकर राशि के अंदर बैठा हुआ केतु के जुवत मंगल की तरह ही केतु भी बिहेव करेगा, क्योंकि केतु भी वहाँ बैठा हुआ है, तो केतु का भी जो रिएक्शन होगा, जो एक्शन होगा वो मंगल की तरह ही होगा। और मंगल यहाँ पे प्रभावशाली है, मंगल यहाँ पे लग्न है, तो केतु भी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये देख के पता चल रहा है कि काफ़ी मजबूत स्थिति है जातक की लग्न कुंडली के अंदर। तो लग्न कुंडली को अगर देख के हम ये बोल सकते हैं कि जातक के आसपास भी बीमारी आने में कतराएगी, और अगर मान लिया किसी वजह से बीमारी आती भी है तो वो स्वयं अपने पराक्रम से लड़ के उस बीमारी को हरा के बाहर आ जाएगा। काफ़ी मजबूत कुंडली लग रही है लग्न वाइज। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भाई चंद्र कुंडली में क्या पोजीशन है। तो जैसा कि आप देखते हैं चंद्र कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा विराजमान होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो छठी नंबर राशि है। छठी नंबर राशि कन्या राशि होती है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वह बुध देवता होते हैं और बुध देवता लाभ भाव में बैठ के 26 डिग्री सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और अपनी कर्क राशि में, कर्क राशि जो है अपने चंद्रमा को, क्योंकि बुध देवता अपना मित्र मानते हैं, उनके साथ सम का संबंध है, तो बहुत बुरा नहीं है। तो यहाँ पे राशि वाइज काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बुध देवता, मगर हाँ डिग्री जरूर 26 डिग्री है, तो थोड़ा सा हम कहें कि 26 डिग्री थोड़ा सा एजिड डिग्री है, तो वहाँ से थोड़ा ज़रूर कमज़ोर, बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक हम कह सकते हैं। मगर सूर्य के साथ बैठने पे थोड़ा मजबूती ज़रूर मिलती है, क्योंकि सूर्य पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को, पूरे मतलब ग्रहों को, पूरे सबको एनर्जी जो मिलती है वो सब सूर्य से ही मिलती है। तो सूर्य के साथ बैठने पे थोड़ा एनर्जेटिक जरूर रहेंगे। और राहु के साथ बैठने पे, क्योंकि राहु वैसा ही भेष धारण करता है जिसके साथ वो होता है, जिसकी संगति में रहता है। तो यहाँ पे बुध के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ बुध की मित्रता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तब भी यहाँ पे सिचुएशन बेटर है, और डिग्री वाइज देखें तब भी बेटर है, ग्रहों की युति के हिसाब से देखें तब भी बेटर है। तो ये भी बेटर स्थिति मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम सूर्य कुंडली के हिसाब से। तो सूर्य कुंडली में जो कर्क राशि है, कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्र देवता हैं, और चंद्र देवता हमारे 14 डिग्री लेके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। और पराक्रम भाव का जो चंद्रमा होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत जुझारू, बहुत मतलब पराक्रमी जातक को बनाएगा। मन से लड़ने की एक अंदर से अलग होगी उसके अंदर। तो
जैसा कि अब लग्न के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लग्नेश के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो इससे स्वभाव और प्रभाव के बारे में जातक के पता चल गया है। मगर उसी के साथ साथ कुछ एक दो घर के बारे में और भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम दूसरा हाउस डिस्कस करते हैं, पंचम हाउस। तो ये हमारा पंचम हाउस है। पंचम हाउस किसी जातक का क्या होता है, विद्या का होता है, ज्ञान का होता है ये घर, ठीक है, पुत्र का होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो लग्न के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंह राशि है, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो यानी कि यहाँ से सिंह राशि है, और सिंह राशि जो है हमारी मूल त्रिकोण राशि में ही स्वामी बैठे हुए हैं। तो यानी कि अच्छी सिचुएशन है, तो यानी कि पढ़ाई लिखाई में इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मगर हाँ, यहाँ जरूर राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ एक पीड़ा जरूर रहती है जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। ग्रहण दोष का भी मैंने अभी पीछे ही पाठ आपको बना के दिखाया था, जिसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने बताया था कि ग्रहण दोष, बट ग्रहण दोष से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बकवास है। आप सिर्फ ये देखें कि सूर्य की क्या पोजीशन है। अब नवम भाव में नवम भाव के अंदर सूर्य भाग्य भाव में जाके बैठे हुए हैं, और मूल त्रिकोण के होके मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति जरूर है। डिग्री वाइज थोड़ा कम जरूर है, बट ठीक है, यानी कि पंचम भाव यहाँ पे मजबूत दिख रहा है। ऐसे ही चंद्र कुंडली में जाके देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। मंगल और केतु इस कुंडली के हिसाब से, क्योंकि ये मकर राशि में है, और इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो मंगल के साथ जो यहाँ पे जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं बुध देवता, उनका मंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशन है, मगर सम के रिलेशन जरूर मान सकते हैं, क्योंकि इनको जो घर मिला हुआ है मंगल देवता को, अगर इस राशि के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा नंबर घर मिला हुआ है, और इसके अलावा इनको जो मिला हुआ है घर, वो मिला हुआ है 8वां नंबर, 8वां और तीसरा। तो यहाँ दोनों घर जो है एक तरह से देखा जाए तो मतलब, क्योंकि ये पराक्रम का घर है और ये जो है बीमारियों का घर है, हमारा अष्टम मृत्यु का घर है, तो इसलिए थोड़ा सा घर जरूर ख़राब है। और उसके हिसाब से जाके अगर पंचम में बैठ गए हैं तो थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे कष्ट कारक हो सकते हैं। तो इसका मतलब चंद्र कुंडली के अंदर थोड़ा सा निगेटिविटी आ रही है पंचम हाउस को लेके। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई ज़रूर होगी, बट उसका कहीं ना कहीं जो आउटपुट मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होने के चांसेस हैं, या उसका उपयोग जातक अपनी ज़िंदगी में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस पे संभावनाएं प्लस या माइनस हो सकती हैं। तो चंद्र कुंडली ऐसा बोलती है। ऐसे ही जाके हम सूर्य कुंडली से फिर डिस्कस करते हैं। तो सूर्य कुंडली के हिसाब से देखें तो वृश्चिक राशि आ जाती है यहाँ पे पंचम हाउस में, और वृश्चिक राशि जब आती है तो इसके जो स्वामी हैं स्वामी जो इसके मंगल देवता हैं, वो जाके केंद्र में जाके बैठे हुए हैं। केंद्र में मतलब सप्तम हाउस में जाके बैठे हुए हैं, और सप्तम हाउस में बैठने पे, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पे केंद्र के स्वामी हो, मतलब त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में जाके बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति है। तो यानी कि ये हाउस भी बोल रहा है, मतलब सूर्य कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पंचम हाउस की स्थिति बेटर है। तो अगर हम यहाँ पे दो कुंडली, हमारी लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली, ये बोल रही है कि इसका पंचम हाउस अच्छा है, ये जातक पढ़ा लिखा होगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, हायर एजुकेशन ग्रहण करेगा, इसमें कहीं कोई प्लस मतलब नेगेटिविटी नहीं है। बट अगर वहीं हम चंद्र कुंडली से जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है। मगर चंद्रमा का उच्च होना, केतु के साथ बैठना पंचम भाव में, स्थिति तो मजबूत है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस पढ़ाई लिखाई का जो उपयोग है ज़िंदगी में, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम तीनों को देखते हैं तो दो कुंडली तो ये बोलती हैं ओके, एक कुंडली में थोड़ी सी शंका जाहिर की जा सकती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, जातक की पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जहाँ पे दो ओके कर रहे हैं तो एक का थोड़ा सा, तो हाँ जरूर हर जातक की जिंदगी में थोड़ी मोड़ी कमी तो रहती है। इसके बाद चलते हैं दसम नंबर हाउस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दसम नंबर हाउस जो हमारा क्या होता है, हमारा रोजगार का होता है, हमारे प्रतिष्ठा का होता है, हमारे सम्मान का होता है। इन सब चीज़ों को हम दसम नंबर हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है लग्न कुंडली के अंदर हम देखें, और शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो सिंह का शुक्र थोड़ा सा
क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो शुक्र, क्योंकि सिंह जो राशि है वो सूर्य की राशि, और सूर्य की राशि में जाके शुक्र का बैठना थोड़ा सा निगेटिव है, निगेटिव मानते हैं। मगर डिग्री बहुत अच्छी है, 15 डिग्री है, तो इसका मतलब शुक्र बलवान है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और लग्न के साथ जो इसके संबंध हैं वो निगेटिव हैं। मतलब इसमें अगर हम देखें तो शुक्र को जो हाउस मिले हुए हैं वो हमें, इसको जो हाउस मिला है 7वां नंबर हाउस मिला हुआ है और 12वां नंबर हाउस मिला हुआ है, यानी कि 7वें नंबर हाउस भी मारक है और 12वां नंबर भी व्यय का घर है, और वो जाके आपके 10वें नंबर हाउस में बैठ गया है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्थिति लग्न कुंडली के हिसाब से हम नहीं कह सकते, काम, प्रतिष्ठा, सम्मान और इसके लिए, ठीक है। बट कंडीशन अच्छी है। इसमें हो सकता है किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो जैसे कि हम देख लेते हैं शनि की दृष्टि 7वीं, 8वीं, 9वीं, यहाँ पे 10वीं में हो गई। मंगल की दृष्टि 7वीं, 8वीं, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ना सिंह राशि में, मंगल की दृष्टि यहाँ पे इस हाउस में पड़ना, तो इसका मतलब अपने लग्न की दृष्टि यहाँ पे पड़ना तो अच्छा है, शुभ है। तो इसका मतलब हाउस तो बेटर हो गया, बट वहाँ पे प्लैनेट थोड़ा अगर हम देखें तो निगेटिविटी कहीं है। तो क्योंकि अभी देखो क्या है, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ मतलब एक ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। डिटेल डिस्कशन के अंदर रिजल्ट बहुत कुछ बदल जाते हैं, इसलिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं ये एज इट इज मैं कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अभी जस्ट आपको एक बेस आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है, कुंडली कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे संभावनाएं तलाशते हैं कि एक ग्रह अगर ऐसा है तो क्या रिजल्ट दे सकता है। एक्चुअल रिजल्ट तो बिल्कुल बहुत सी कंडीशन ऐसी लगानी पड़ती है कुंडली के अंदर, उसके बाद हमें मिलते हैं। तो अभी तो जस्ट एक ट्रेंड हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम कहें थे कि हाँ चलो निगेटिव मान लेते हैं, बट फिर हम चलते हैं चंद्र कुंडली में। तो चंद्र कुंडली में क्या है, घर है मिथुन, और मिथुन राशि होने के साथ साथ यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, और इसमें मिथुन राशि है क्योंकि ये जो है हमारी 6ठी नंबर राशि कन्या है और कन्या मिथुन है, और ये जाके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस राशि के हिसाब से, अगर राशि के हिसाब से हम देखें तो मिथुन राशि का होना और बुध का लाभ भाव में बैठना ये काफ़ी शुभ माना जाएगा। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जातक अपने काम में, अपने सम्मान में, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लाभ भाव में जरा सा भी काम करेगा तो लाभ मिलेगा। इसके बाद वही हम चीज़ एनालिसिस करते हैं सूर्य कुंडली के हिसाब से। सूर्य कुंडली के हिसाब से ये 4थी नंबर कर्क राशि है, कर्क राशि में पहला नंबर यानी कि मेष राशि। मेष राशि में कोई प्लैनेट नहीं है, अब प्लैनेट नहीं है, बट मेष इस चंद्रमा के साथ मेष राशि, क्योंकि इस मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हैं हमारे मंगल देवता, और मंगल देवता यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, मकर में बैठे हुए हैं। तो मकर राशि इसमें कहाँ पे है, ये आ गई मकर राशि यहाँ पे। तो ये केंद्र में जाके बैठे हुए हैं, केंद्र में 7म नंबर हाउस में। तो 7म नंबर हाउस में बैठना ये अच्छा हुआ, मतलब छोटे उसके लिए जो है ये जाके अपना पार्टनरशिप वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब रूटीन में ये अपनी कमाई धमाई में कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और लग्न के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है मंगल देवता के। तो इसका मतलब हमारी चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ओके है, बट वहीं लग्न कुंडली में थोड़ा सा शंका जाहिर की जा रही है। तो इसका मतलब अगर हम ओवरऑल निकालें कि 2 कुंडलियां हमारी ओके कर रही हैं, एक कुंडली हमारी थोड़ा निगेटिव है, तो इसका मतलब ओके है। तो ऐसे ही हम एक जनरल ट्रेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुंडली की हम कैसे एनालिसिस करते हैं, खासतौर से जब हमारे पास तीनों कुंडलियाँ हैं, सूर्य कुंडली भी है, चंद्र कुंडली भी है और लग्न कुंडली है। तो अब हम आगे, अब इस चैप्टर को हम सुदर्शन चक्र वाला जो हमारा चैप्टर है इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। इस पे हमने 3 वीडियो आपको दिए हैं, ठीक है। पहले में हमने आपको बनाना सिखाया, दूसरे में हमने थोड़ा सा उसको पढ़ना सिखाया, और तीसरे में हमने थोड़ा सा डिटेल जाके डिस्कशन किया है। मगर ये जो मैंने आपको सिखाया है, ये अभी तक जो ये पहला टॉपिक था जिसको हम 1.0 सीरीज बोला था, उसका भी हम आज एंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए इसमें है नहीं, क्योंकि आप लग्न
समझ गए हैं, लग्न कुंडली क्या होती है वो भी समझ गए हैं, चंद्र कुंडली क्या होती है वो भी समझ गए हैं, सूर्य कुंडली क्या होती है वो भी समझ गए हैं, कुंडली के अंदर राशि कैसे पता करते हैं वो भी समझ गए हैं। उसके अलावा आपने जो है चंद्र कुंडली देखनी चाहिए या लग्न कुंडली देखनी चाहिए वो भी लगभग आपको समझ में आ गया है कि कौन सी कुंडली देखनी चाहिए। तो मोटा मोटा अब इसमें यही टॉपिक थे। तो हम अब ये सीरीज जो है यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम 2.0 सीरीज जिसमें हम लग्नों के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत टाइप के लग्न होते हैं, और फिर उसके बाद आगे हम प्रैक्टिकल कुंडली डिस्कस करना शुरू करेंगे कि कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे वीडियोस हैं वो पीछे से धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप उनको भी देखते रहिए, बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाले, जहाँ पे ज्योतिष सीखे करके एक उधर से भी सीरीज चल रही है, और ये 1.0 वाली जो सीरीज है इसको भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और इसका रीज़न ये था कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई 1.0 वाली भी सीरीज सर आप आगे बढ़ाओ, उस पर भी वीडियो डालो, क्योंकि बहुत दिन से आपने वीडियो नहीं डाले हैं, आप बेसिक पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा एडवांस भी चलते रहें, हमें सिखाना भी शुरू कीजिए ताकि हम कुंडली देख के भी प्रेडिक्शन करना शुरू करें। बस मेरी इतनी गुजारिश ज़रूर है कि आप बहुत जल्दबाजी कुंडली में मत करें। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से आप बहुत जल्दी कुछ सीख जाएंगे। मतलब हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी चीज़ बताई जा रही है और उसको 4 कुंडली, 5 कुंडली, 6 कुंडली में आप अपने परिवार की कुंडली है, अपने घर की कुंडली है, तो उनको लेके आप उसमें कोशिश कीजिए, उसका स्वभाव, उसका क्या है, कैसा है, क्यों ऐसा असर है, कोई बहुत झगड़ालू है तो क्यों झगड़ालू है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में ला के उस कुंडली को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या होता है। और बाकी अब हम फर्दर जो आगे बात करेंगे वो काफ़ी डिटेल में जाके बात करेंगे। उसके साथ साथ जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे उससे पहले हमारा बेसिक में उस चीज़ का वीडियो आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी अगर बात करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी छठबल के बारे में बोला था, छठबल जो है, छठबल से हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह ज़्यादा मजबूत है। जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होता है उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। कुंडली के अंदर जो भी ग्रह मजबूत होगा, तो वैसा ही हम आगे की तरफ जो पीछे हमारे वीडियो हैं उसमें जो मैं कोई चीज़ यहाँ पे जो यूटिलाइज होगी उसको मैं वहाँ पहले बना दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो आप देखते रहिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।